वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर्स के सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो करीब करीब 10 क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। के साथ साथ बहुत ही अच्छा आपका रिवीजन हो जाए। हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तरह से है, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, टू साउंड्स P and Q are of same amplitude, same waveforms but of frequencies 2f and f respectively. Then options है, Q differ in quality from P, Q is grave, P is shrill, Q is shrill, P is grave, Q is louder than P. अभी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड से क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या इफेक्ट करता है, लाउडनेस। यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड बताया है, तो इसका मतलब P and Q दोनों का लाउडनेस सेम होगा, तो आंसर डी नहीं होगा। सेम वेव फॉर्म्स है उनका, तो वेव फॉर्म्स क्या करता है, क्वालिटी को डिफाइन करता है, क्वालिटी को डिसाइड करता है। तो Q और P का क्वालिटी भी सेम ही होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी आपको डिसीजन लेना है B और C से। अब फ्रीक्वेंसीज अलग है, देखिए फ्रीक्वेंसीज अलग है, 2f और f, और फ्रीक्वेंसी पिच या श्रिलनेस को इफेक्ट करता है। तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा वही जो है श्रिलर साउंड होगा, ज़्यादा श्रिल होगा, शार्प होगा, हाई पिच होगा। तो इसलिए देखिए P का 2f है, इसका मतलब P इज़ श्रिलर देन Q, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा B, Q इज़ ग्रेव, P इज़ श्रिल। इस तरह से इस क्वेश्चन के जरिए आपका क्वालिटी, श्रिलनेस, पिच, लाउडनेस, ये सब आपका रिवीजन हो गया। तो इसलिए अच्छे से जो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, ये आपको रिवीजन करना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में देखिए VI ग्राफ दिया, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। VI ग्राफ फॉर अ सीरीज एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स इज गिवन बिलो। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पर A और B कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको ये ग्राफ में देखना है, VI ग्राफ है, ऐसा याद दिया है। लेकिन जब भी हम ग्राफ रीड करते हैं, ग्राफ को स्टडी करते हैं, आपको सबसे पहले एक्सिस की तरफ देखना है। एक्स एक्सिस में करंट दिया है, वाई एक्सिस में V दिया है, वोल्टेज। तो VI ग्राफ है, और VI ग्राफ के लिए हम जब स्लोप निकालते हैं तो ग्राफ से हमको रेजिस्टेंस पता चलता है। तो याद रखिए, स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तभी ये दो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस बताएं। अभी कौन सा ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, B का ज़्यादा स्लोप है। कैसे, क्योंकि ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो जिसका ज़्यादा एंगल होता है वो ज़्यादा स्लोप होता है उसका। इसका मतलब B का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अभी B का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, का मतलब सीरीज या पैरेलल। अभी क्या होगा, फिर अभी पैरेलल और सीरीज को समझना पड़ेगा। अभी सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला है R1 + R2, ऐड करना पड़ता है, और पैरेलल में रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो पैरेलल है उसका रेजिस्टेंस कम, सीरीज का ज़्यादा, इसलिए B का ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसलिए B इज़ द आंसर। तो विच रिप्रेजेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन, तो B। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ अ रेटिंग 100 वाट, 120 वोल्ट। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस अप्लायंस इन 12 सेकेंड इज। अभी देखिए इसमें 1000 कूलम, 100 कूलम, 10 कूलम, 1 कूलम, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि चार्ज हमें चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर पावर रेटिंग दिया है। पावर रेटिंग से हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू P/V,
P बाई V करंट निकाल लेंगे, 100 बाई 120, और करंट इंटू टाइम करने से चार्ज आता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो 100 बाई 120 इंटू 12 करेंगे, 10 कूलम आंसर आ, ठीक है। तो थर्ड आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हम देखेंगे फोर्थ पार्ट में जाएंगे। पोटेंशियल ऑफ अ लाइव वायर इज 220 वोल्ट एंड न्यूट्रल वायर इज 0 वोल्ट। अब इसमें ट्रू है फॉल्स है तो बताना है। तो इसमें ट्रू होगा क्योंकि लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट, और अर्थ वायर का भी 0 वोल्ट होता है। न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर दोनों का सेम पोटेंशियल रहता है, ठीक है, ताकि जब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो। लेकिन अर्थ वायर जो है अप्लायंस का मेटालिक पार्ट में कनेक्टेड होता है, तो इसलिए उसमें जब मेटालिक पार्ट में करंट फ्लो करेगा तभी अर्थ वायर में करंट आए और वो अर्थ की तरफ चले जाए। तो इसलिए पोटेंशियल ऑफ लाइव वायर 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट, अर्थ वायर, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म ए बी इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। अभी यहाँ पर देखिए कॉइल दिया है, ए बी का निकालना है। तो हम देखेंगे कि ए बी में करंट किधर जा रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये सेल हम देखेंगे, बैटरी देखेंगे, बैटरी का ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से यहाँ से करंट फ्लो कर बी टू ए जा रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, नॉर्थ साउथ पोल्स दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो याद रखना है नॉर्थ से लेकर साउथ तक फील्ड है, करंट है बी से लेकर ए तक। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए एफ है ना, एफ इज इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट हैंड रूल कब लगेगा, जब फोर्स निकालना हो। ये में देखिए ये लेफ्ट हैंड में यूज़ कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये करंट और फील्ड, तो ये फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करना है, ये करंट के डायरेक्शन, और पहले उसको परपेंडिकुलर में रखना है। तो के बाद ये दोनों सेट करना है और थंब हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जब मैं स्क्रीन में इसको रख रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए करंट नीचे है मेरी तरफ से, ये करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे रखने से ये जो थंब है, देखिए थंब मेरे तरफ दिखा रहा है, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन दिखा रहा है। अब इस डायग्राम क्योंकि ये पेपर में रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये आपको लिखना है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, टाइम फॉर इज फ्लक्स इज चेंज, थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और टाइम फॉर विच फ्लक्स इज चेंज्ड, तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फैराडेज लॉ बताते हैं द ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ज़्यादा जल्दी होगा, टाइम कम होगा तो ज़्यादा ईएमएफ, टाइम ज़्यादा लगेगा तो कम ईएमएफ, तो ये याद रखना। और ज़्यादा स्पीड से हम चेंज करेंगे तो टाइम कम लग रहा है, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस। और थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, डी इज़ द ऑप्शन। लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे तो फिर थिकनेस ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि थिकनेस ऑफ द वायर इफेक्ट्स रेजिस्टेंस। तो थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। वोल्टेज, जो वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा, के ऊपर करंट डिफर करेगा क्योंकि थिकनेस ऑफ द वायर अलग होगा। तो
तो करंट के लिए ठीक है, लेकिन EMF डज नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द कॉइल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस रिलीजेस डैश हीट टू चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक लैटेंट हीट दिया है। तो जब यहाँ हम देखेंगे कि वाटर जब फ्रीज करता है आइस में, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट पे वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पूरा आइस बन जाएगा उसके बाद वो चेंज हो सकता है, लेकिन जब फ्रीजिंग होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं, याद रखना है, ठीक है। तो अभी इस केस में कितना हीट होगा, तो हीट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे Q इजिकल टू M इंटू एल, मास इंटू स्पेसिफिक लैटेंट। देखिए दोनों दिए हुए हैं, मास दिया है 200 ग्राम और एल दिया है, ये मास ग्राम में दिया है, ये पर केजी में। आपको सॉल्व करते वक्त M इंटू एल ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन यूनिट चेंज करना। 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 कीजिए तो केजी में आ जाएगा, इंटू 3,36,000। तो आपका में 67200 ऑप्शन सी सही रहेगा। तो समझ में आ गया, Q इजिकल टू ML इसमें लगेगा। कोई भी चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग हो फ्रीजिंग हो, तो ये फार्मूला ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है व्हेन फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स द सेम, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी देखिए जब लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग, अभी आइस जब मेल्ट होता है तो उसको हीट चाहिए, तो इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग इज लूजिंग हीट, आइस इज गेनिंग, लेकिन सराउंडिंग इज लूजिंग हीट। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछा है, तो व्हेन द सराउंडिंग एयर इज लूजिंग हीट दैट मीन्स इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज। 8 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। अगले क्वेश्चन में इसे दिया है द रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, एक्स रेज। आंसर होगा बीटा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दोनों ही डिफ्लेक्ट करेंगे, अल्फा भी डिफ्लेक्ट करेगा, बीटा भी डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इसका मास कम है, मोमेंटम कम होगा, तो जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आता है, तो आपको बीटा में जल्दी डिफ्लेक्ट करना है और अल्फा में थोड़ा उधर के आगे जाके उसको डिफ्लेक्शन दिखाना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर व्हेन अ न्यूक्लियस रिलीजेस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज बोथ बी एंड सी। तो अल्फा पार्टिकल जब रिलीज करते हैं तो याद रखिए मास, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4, ठीक है, 4 से डिक्रीज होता है। और बीटा पार्टिकल्स रिलीज होता है तो एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो बीटा पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। और गामा रेज जब निकलते हैं तो भी मास नंबर चेंज नहीं होगा, इसलिए बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज दोनों ही सही आंसर है। इसलिए जो डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये सेक्शन 1 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज पूरे चैप्टर से। अब अच्छे से तैयारी कीजिए। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस। So thank you for watching my video. Keep watching Divakar Physics, learning physics. Thank you.